हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग एचएचएम के चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में स्टडी कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्चार्ज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्चार्ज यानी प्रवाह की दर। या निस्सरण जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो, और डिस्चार्ज। ठीक है, जिसे हम कहेंगे क्या, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। अब क्या होता है प्रवाह की दर या मिश्रण? ठीक है, क्या होता है प्रवाह की दर या मिश्रण? तो कह सकते हैं किसी नाली या पाइप की काट में से, किसी नाली या पाइप की काट में से प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव के आयतन को यानी फ्लूइड के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रवाह की दर या मिश्रण कहेंगे। ठीक है, किसी नाली या पाइप की काट में से प्रति इकाई समय में या प्रति सेकंड में गुजरने वाले द्रव के आयतन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण कहेंगे या प्रवाह की दर कहेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, मिश्रण या इसी को कह सकते हैं विसर्जन, और ये बराबर होता है Q बराबर होता है क्या होता है, आयतन यानी V और डिवाइडेड बाय आपका होता है समय यानी T। इस तरह से जो आपका फॉर्मूला बना Q बराबर V बाई T, क्या बना फॉर्मूला, Q बराबर V बाई T, यानी आपका क्या बना, आयतन या निसरण इक्वल टू, यानी क्या बना, निसरण या विसर्जन Q इक्वल टू आयतन अपॉन समय यानी V अपॉन T। तो ये आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, आयतन बटे समय। तो कैसे आपने निकाला, तो आपने बताया सबसे पहले इसका डेफिनेशन आपने बताया कि किसी नाली या पाइप की काट में से, आपने इसका डेफिनेशन कह सकता है, किसी नाली या पाइप की काट में से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रवाह की दर बोलेंगे, उसे हम विसर्जन बोलेंगे। तो ये तो आपका हो गया क्या, प्रवाह की दर या विसर्जन। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसको देख लीजिए। जैसे अभी आपने लिखा है, अभी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है Q बराबर V अपॉन T। अभी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया Q अपॉन V बराबर T। तो इसमें कुछ नोट है, इसको देख लीजिए। नोट आपका ये है, अब देखिए इसकी बात, अब इसकी यूनिट भी बता देते हैं साथ साथ में, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होगी, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होगी। देखिए Q, इसकी यूनिट अगर बताना रहे हमको, यूनिट Q की यूनिट, तो यूनिट बताना रहे तो देखिए V की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, और T की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड। Q बराबर होता है V बाई T। अब कोई अगर आपसे पूछे कि डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है बताइए, तो आप कहेंगे कि सर डिस्चार्ज Q बराबर होता है V बाई T, यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, तो सेकंड में। तो Q बराबर क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी डिस्चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड। या हिंदी में अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, इसका मात्रक मीटर क्यूब पर सेकंड या क्यूमेट
क्यूबिक होता है। क्यूबिक होता है। क्यूबिक मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक को बोलते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्यूबिक। इसका मात्रा मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूबिक होता है। क्यूबिक मींस क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया क्या, डिस्चार्ज क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। एक बार और बता देते हैं शुरू से आपको, डिस्चार्ज प्रवाह की दर या निसरण, ठीक है, दोनों चीजें एक ही है। क्या होता है डिस्चार्ज, तो मैंने आपको बताया था कि किसी पाइप या फिर नाली, किसी पाइप या नाली की काट में से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलेंगे या फिर निसरण उसी को हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, तो डिस्चार्ज की बराबर होता है आयतन बटे समय। आयतन को क्या किसमें यूनिट होती है, मीटर क्यूब में, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसकी जो यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकंड। कभी-कभी इसी को हम क्यूबिक भी बोलते हैं। तो क्यूबिक मींस क्यूबिक मीटर पर सेकंड, यानी इसका भी मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड ही होता है। तो ये तो आपका हो गया डिस्चार्ज के बारे में। अब इसमें कुछ नोट्स है, देख लीजिए क्या नोट है। नोट ये है, माना कि टी समय में, माना कि टी समय में टंकी में टंकी में एकत्र द्रव का भार, एकत्र द्रव का भार W न्यूटन है। एकत्र द्रव, माना कि टी समय में टंकी में एकत्र द्रव का भार W न्यूटन है तथा द्रव का घनत्व रो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, रो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो Q बराबर V बाई टी। Q बराबर क्या होगा, V बाई टी। अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नोट में ये हम मान रहे हैं, ठीक है। माना कि टी समय में टंकी में, कोई टंकी है, ठीक है, मान लीजिए कोई टंकी है, ठीक है। तो वही है कि माना कि टी समय में टंकी में एकत्र द्रव का भार, तो जितना द्रव एकत्र हुआ इस टंकी में, इसका जो वेट है वो क्या है, W न्यूटन, ठीक है। क्या है वेट, W न्यूटन, तथा इसकी जो डेंसिटी है, वो रो है, रो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो डिस्चार्ज होगा, Q बराबर वो क्या होगा, V बाई टी होगा। तो वो डिस्चार्ज क्या होगा, Q बराबर V बाई टी होगा। अब देखिएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि रो बराबर आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। रो बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन रो लिख सकते हैं भाई। रो बराबर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। तथा एक चीज आप और पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं, तो W बराबर mg पढ़े हैं। W बराबर mg पढ़े हैं, क्या पढ़े, W बराबर mg, m बराबर W बाई g लिख सकते हैं।
G into रो W यानी M अपान रो और M को लिख सकते हैं W अपान रो जी। अगर यहाँ पे पुट कर दीजिए, अगर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो ये Q बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा W अपान रो जी टी। ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला डेंसिटी और टाइम और वेट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, Q बराबर W अपान रो जी टी। क्लियर? अब देखिए मैंने बोला, सबसे पहले मैंने आपको बोला नो, माना कि t समय में टंकी में एकत्र द्रव का भार कितना W है, न्यूटन है। तो ये कोई मान लीजिए टंकी है, इस टंकी में t समय में कितने टाइम में, t टाइम में, इस टंकी में t टाइम में जो द्रव एकत्र हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसका भार कितना W न्यूटन है। तथा इस जो द्रव कलेक्ट हुआ इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। तो हम जानते हैं डिस्चार्ज बराबर फार्मूला क्या होता है, V/T। डिस्चार्ज Q बराबर फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, आयतन बटे समय। अब देखिएगा, अब ये हुआ फार्मूला Q बराबर V/T आपने लिख लिया। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम करेक्शन करें, थोड़ा और सुधार करें, तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो थोड़ा सा इसको V को अगर आप यहां पे लाते हो, यहां V बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। V बराबर क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखिए, अभी हम एक और फॉर्म जानते हैं, ठीक है, कि W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है, mg। तो क्या M बराबर W/g लिख सकते हैं। अब M के बराबर W/g को पुट कर दीजिए यहाँ पे, M की जगह तो रखेंगे तो क्या होगा, M अपान रो जी। M अपान क्या होगा, रो जी होगा। ठीक है, M अपान क्या होगा, रो जी होगा, या जीरो लिख दिया, जीरो लिख दिया, रो जी की बात हुई है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रो जी लिख दिया। ठीक है, तो आप अब इस v की जगह जो W अपान रो जी लिखना वो यहाँ पे पुट कर दीजिए इस v की जगह। तो जब पुट करेंगे तो W अपान रो जी टी फार्मूला आती है, तो क्या हो गया, डिस्चार्ज बराबर फार्मूला क्या होगा, डिस्चार्ज बराबर W अपान रो जी टी। तो ये तो हो गया डिस्चार्ज, ये तो हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, और उसके फार्मूले से हमने एक और फार्मूला डिराइव किया डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, W अपान रो जी टी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं डिस्चार्ज हमारा टॉपिक तब फिनिश हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। ठीक है, डिस्चार्ज में वेलोसिटी के टर्म में क्या होगा, तो ये भी देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के टर्म्स में डिस्चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, हमारा अगला टॉपिक यही है। ठीक है, तो देखिए कितना होगा। तो मान लीजिए कि सबसे पहले ये कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप है।
ठीक है, तो चित्रानुसार ये पाइप है और इस पाइप में द्रव क्या है, पूरा भरकर बह रहा है। मान लीजिए इधर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये पूरा भरकर फ्लो कर रहा है। चित्रानुसार किसी पाइप में द्रव पूरा भरकर क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। और इस द्रव की जो वेलोसिटी है वो v है। इस द्रव की v वेलोसिटी से कोई द्रव पूरा भरकर इस पाइप में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, तो और साथ साथ जो द्रव का प्रवाह है वो अस्तरीय एवं अपरिवर्तित है। अस्तरीय तथा अपरिवर्तित है, यानी जो द्रव का प्रवाह है, देखिए अस्तरीय एवं अपरिवर्तित का मतलब मैंने आपको बताया था। अस्तरीय प्रवाह का कौन सा प्रवाह होता है कि जब पाइप में फ्लो करता है लिक्विड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेमिनार वाला कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, सॉरी लेमिनार कह रहे हैं, टर्बुलेंट कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको लेमिनार फ्लो के बारे में बताया था। आपको लेमिनार फ्लो के बारे में आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। क्या बताया था लेमिनार के बारे में? ठीक है, तो मैंने आपको लेमिनार में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि लेमिनार फ्लो में, यानी अस्तरीय प्रवाह में ये बताया था कि इसमें द्रव के जो कण होते हैं वो पतली पट्टियों के रूप में बहते हैं और इसमें क्या होता है, एक स्तर दूसरे लेयर, यानी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलते हुए इसमें क्या करता है, फ्लो करता है। तो इस फ्लो में, लेमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया चित्रानुसार एक पाइप है, इस पाइप में द्रव पूरा भरकर बह रहा है और उस द्रव की वेलोसिटी या उस द्रव की गति क्या है, v है। ठीक है, और साथ साथ ये जो द्रव का प्रवाह वो अस्तरीय तथा अपरिवर्तित है, और साथ साथ द्रव का जो प्रवाह है वो अस्तरीय तथा अपरिवर्तित है। अस्तरीय में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो फ्लूइड के या फिर जो द्रव के जो कण है वो पतली पट्टियों के रूप में बहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अस्तरीय बोलते हैं। तो इसमें साथ साथ द्रव का प्रवाह कैसा है, अस्तरीय तथा अपरिवर्तित है। अब मान लीजिए आप कि पाइप की काट mm, ये पाइप की काट mm है और ये पाइप की काट nn है। तो मान लीजिए कि द्रव का कण पाइप की काट mm पर द्रव के कण, पाइप की काट mm पर द्रव के कण 1 सेकंड में v दूरी चलकर पाइप, ठीक है, यानी पाइप की काट mm पर द्रव के कण 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड में v दूरी चलकर काट nn पर पहुंच जाएंगे। nn पर क्या कर देंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी हमने आपको ये बताया कि पाइप की काट mm पर, पाइप की काट mm पर द्रव के कण, जो द्रव के जो कण हैं, द्रव के कण 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड में v दूरी चलकर nn पर क्या कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे या पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, पहुंच जाएंगे यदि पाइप के काट का क्षेत्रफल, यदि पाइप के काट का क्षेत्रफल a है, यदि पाइप के काट का क्षेत्रफल a है, तो यहां से लिख देते हैं, यदि पाइप के काट का क्षेत्रफल, यदि पाइप के काट का क्षेत्रफल, यदि पाइप के काट का क्षेत्रफल a है, तो प्रवाह की दर, Q बराबर AB होगा। तो प्रवाह की दर Q बराबर क्या होगा, AB होगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डिस्चार्ज वेलोसिटी के टर्म में क्या होगा, तो भी हमारा Q बराबर AB ही होगा। ठीक है, कैसे, तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कैसे। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर औसत या मध्यमान गति। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर औसत या मध्यमान गति। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है औसत या मध्यमान गति। औसत या
इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, औसत या मध्यमान गति। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी कोई द्रव का कण, ठीक है, द्रव का कण क्या करता है, जब गति करता है, मोशन करता है, तो जो द्रव के कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं। जो द्रव के कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उनकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात, तो जब द्रव के कण क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि जब कोई द्रव बहता है, हम जानते हैं कि जब कोई द्रव बहता है, ठीक है, हम जानते हैं कि जब कोई द्रव बहता है तो द्रव की श्यानता के कारण उसके कणों में परस्पर क्या होता है, उसके कणों में परस्पर घर्षण होता है। ठीक है, जब कोई द्रव पाइप में फ्लो करता है तो श्यानता के कारण उसके कणों में परस्पर क्या होता है, घर्षण होता है, उसके कणों में क्या होता है, परस्पर घर्षण होता है। ठीक है, तथा साथ साथ पाइप की नली की दीवारों पर भी वो कण क्या होता है, टकराता है। तो पाइप की जो दीवारें हैं, दीवारों पे वो कण क्या होता है, टकराता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी कोई द्रव का कण, ठीक है, गति करता है तो एक तो वो आपसी घर्षण के कारण, ठीक है, और दूसरी बात वो दीवारों पे टकराने के कारण क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जो होती है, उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि हम जानते हैं कि जब कोई द्रव बहता है, तो द्रव की श्यानता के कारण उसके कणों में परस्पर घर्षण होता है, तथा साथ साथ पाइप नली की दीवारों पर द्रव के कणों का घर्षण होता है। दीवारों पर क्या होता है, घर्षण होता है। इन दो कारणों से घर्षण के कारण पाइप के किसी अनुप्रस्थ काट पर, द्रव के सभी कणों की गति समान नहीं होती है। ठीक है, द्रव के कणों की गति समान नहीं होती है। ठीक है, इन दो कारणों से गति क्या होती है, किसी भी अनुप्रस्थ काट पर जो द्रव की गति होती है वो समान नहीं होती। किन दो कारणों से, एक तो जब ये जो भी कण बहेगा, एक तो कणों के आपसी घर्षण के कारण, दूसरा जब ये द्रव बहेगा तो नली या उस नली की साइडों में या फिर नली की तली में टकराता हुआ चलेगा। इन दो कारणों से जो द्रव के कण की जो वेलोसिटी रहती है वो पाइप के किसी भी सेक्शन पे उनकी गति क्या रहती है, समान नहीं रहती, उनकी गति क्या रहती है, समान नहीं होती है। द्रव के कणों की गति का मान पाइप की जो द्रव के कणों की गति का मान है वो पाइप के किनारों पर द्रव के कणों की गति जो होती है वो न्यूनतम होती है, और जैसे जैसे किनारों से ऊपर बढ़ते आप सेंटर की तरफ जाएंगे, यानी केंद्र की तरफ जाएंगे, तो ये सब कह सकते हैं कि द्रव के कणों की गति पाइप के किनारों पर न्यूनतम तथा केंद्र पर अधिकतम होती है। केंद्र पर क्या होती है, अधिकतम होती है। तो आप कह सकते हैं, गणना के लिए आप यहां से लिख सकते हैं, गणना के लिए आप लिख सकते हैं, गणना के लिए किसी भी अनुप्रस्थ काट पर
किसी भी अनुप्रस्थ काट पर सभी कणों का वेग समान ही मानते हैं। समान ही मानते हैं जो औसत या जो औसत या जो औसत या मध्यमान वेग औसत या मध्यमान वेग कहलाता है। ठीक है, जो औसत या मध्यमान वेग कहलाता है। तो आप यहां से लिखिए औसत वेग v बराबर q बाई a। औसत वेग v बराबर q बाई a। ठीक है, एक बार हम आपको और समझा देते हैं औसत या मध्यमान गति के बारे में। सबसे पहले तो मैंने ये आपको बताया, सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि जब हम जानते हैं जब कोई द्रव बहता है, हम जानते हैं कि जब कोई द्रव बहता है तो द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के में आपसी घर्षण होता है। द्रव के कणों में श्यानता के कारण क्या होता है? आपसी घर्षण होता है। ठीक है, उस आपसी घर्षण के कारण तथा जब ये द्रव बहती है तो ये पाइप या नली की दीवारों से टकराता हुआ चलता है। तो इन दो वजह से जो पाइप की वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो आप देखेंगे कि पाइप के किसी भी अनुप्रस्थ काट पे जो द्रव के कणों की गति रहती है वो समान नहीं रहती है। ठीक है, यानी हम ये देखते हैं कि जो द्रव के कण की जो गति है वो किनारों पे न्यूनतम तथा बीच में अधिकतम होता है या केंद्र में अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम गणना ये कह सकते हैं कि गणना के लिए किसी भी अनुप्रस्थ काट पर सभी कणों का वेग समान ही मानते हैं। जब गणने की बात आती है, कैलकुलेशन की बात आती है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि गणना के लिए किसी भी अनुप्रस्थ काट पर सभी कणों का वेग समान ही मानते हैं, जो औसत या मध्यमान वेग कहलाता है। और औसत या मध्यमान वेग का जो फॉर्मूला है औसत वेग v बराबर q बाई a होता है। इस फॉर्मूले से आप औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया औसत या मध्यमान। ठीक है, क्या हो गया? औसत या मध्यमान वेग। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यानी साध्यता समीकरण। अब हमारा जो नेक्स्ट क्या है, औसत या मध्यमान गति खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सात्यक समीकरण। ठीक है, ये समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है? सात्यक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानिए ये जो इक्वेशन है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ मास यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या है? आधारित है। ये जो इक्वेशन है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे क्या है? ये आधारित है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नहीं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे क्या है? ये आधारित है। कौन सा इक्वेशन? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। किस पे आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे क्या है? ये आधारित है, यानी कंजर्वेशन ऑफ
मास के लॉ पे क्या है, ये आधारित है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, यानी सात्यता समीकरण। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है या सात्यता समीकरण प्रवाह में मात्रा की अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे क्या ये आधारित है। यानी ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ पे क्या है या थ्योरी पे क्या है, ये आधारित है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो इसकी जो डिफिनीशन लिखेंगे वो लिखेंगे इसके अनुसार इस लॉ के अनुसार, इसके अनुसार आप लिख सकते हैं अपरिवर्तित इसके अनुसार अपरिवर्तित प्रवाह के लिए इसके अनुसार अपरिवर्तित प्रवाह के लिए किसी पाइप या नली की पाइप या नली की किसी पाइप या नली की प्रत्येक प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में गुजरने वाले इकाई समय में गुजरने वाले द्रव का भार समान होगा। द्रव का भार समान होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका इस ला के आधार पर हमने क्या लिखा सबसे पहले। तो सबसे पहले ये क्वांटिटेटिव इक्वेशन किस पे आधारित है, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। यानी किसके थ्योरी पे आधारित है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्योरी पे ये जो लॉ है क्वांटिटेटिव इक्वेशन लॉ है वो क्या आधारित है। ठीक है, अब देखिए, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार अपरिवर्तित प्रवाह के लिए किसी पाइप या नली की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में गुजरने वाले द्रव का जो भार होगा वो समान होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपरिवर्तित प्रवाह के लिए मींस स्टडी फ्लो के लिए, किसके लिए, स्टडी फ्लो के लिए किसी पाइप या नली की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में गुजरने वाले जो द्रव का भार होगा, जो फ्लो का भार, जो लिक्विड का भार होगा वो क्या होगा, समान होगा। कैसे, तो अभी जब इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे जो भार हो रहा है द्रव का भार वो समान है। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम एक पाइप बनाते हैं, सबसे पहले हम एक काट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये पाइप है। अब इसमें 3 कॉर्ड लीजिए, एक तो मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं, एक
यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे। अब ये मान लीजिए आपका पार्ट A3 है, ये मान लीजिए 1 1 है, ये आपका 1 1 है, 1 1 पे आपका एरिया कितना A1 है, ये 2 2 है, 2 2 पे एरिया A2 है, और 3 3 पे एरिया कितना A3 है। यहाँ की जो वेलोसिटी वो V1 है, इस कॉर्ड की वेलोसिटी V2 है, और इस कॉर्ड की वेलोसिटी क्या V3 है। ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप में मैंने 3 क्रॉस सेक्शन लिया, क्या 1 1 2 2 3 3। इस पाइप में कितना क्रॉस सेक्शन है, 3 क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना A1 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है V1 है। सेकंड क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या A2 है, और इसकी वेलोसिटी V2 है, और थर्ड क्रॉस सेक्शन का एरिया A3 और वेलोसिटी V3 है। तो आपको बताना कि कैसे, ठीक है, कि द्रव के भार का जो मान हो रहा है वो समान है। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले माना कि पाइप के अनुप्रस्थ काटो 1 1 2 2 तथा 3 3 पर, माना कि पाइप के अनुप्रस्थ काट 1 1 2 2 तथा 3 3 पर, ठीक है, जो क्लास, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पाइप के अनुप्रस्थ काटो 1 1 2 2 तथा 3 3 पर, एक पे आपका जो वाटर जो फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है उसका एरिया A1 है, यानी 1 1 पर जो गति है वो V1 है और एरिया कितना A1 है। काट 2 2 पर जो एरिया है क्षेत्रफल वो A2 है, और जो गति है जो वेलोसिटी वो V2 है, और काट 3 पे जो एरिया A3 और वेलोसिटी V3 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि माना कि थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको लिख सकते हैं माना कि पाइप की अनुप्रस्थ काटो 1 1 2 2 1 1 2 2 तथा 3 3 पर 1 1 2 2 तथा 3 3 पर क्षेत्रफल क्रमशः A1 A2 A3 है तथा A3 है तथा बहाव की गति V1 V2 तथा बहाव की गति V1 V2 तथा V3 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माना कि बहने वाला द्रव असंपीड़ित, माना कि जो बहने वाला द्रव है वो कैसा है, असंपीड़ित। बहने वाला द्रव कैसा, असंपीड़ित, और घनत्व रो है, और घनत्व क्या है, रो, और घनत्व क्या है, रो है। ठीक है, और घनत्व रो है, तब का 1 1 से
1 से प्रति सेकेंड बहने वाले द्रव का भार प्रति सेकेंड अब ये ऊपर मिटा दे रहा है प्रति सेकेंड बहने वाले द्रव का भार, ठीक है, द्रव का भार। अब देखिए बहने वाला जो द्रव का भार होगा, आप जानते हैं विनोदय, अभी हमने आपको पहले बताया है कि Q बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन रो GT, ये फॉर्मूला बताया आपको। तो यहाँ से लिख सकते हैं बहने वाला भार W बराबर Q इंटू रो इंटू GT, ठीक है। बहने वाले द्रव का भार हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है W अपॉन रो GT, तो बहने वाला जो द्रव का भार W वो क्या होगा Q इंटू रो इंटू G इंटू T। अब Q बराबर AB और AB Q बराबर क्या होता है, AB और AB कौन सा काट है, पहले काट पे लेके चले यानी यहाँ पे लेके चले, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा A1 B1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लिख सकते हैं यहाँ पे काट, अच्छा चलिए ऊपर लिखते हैं अभी बाद, ये लिख सकते हैं Q बराबर AB और ये हो जाएगा आपका रो G इंटू T, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आप लिख सकते हैं, अब यहां से आप ऊपर लिख सकते हैं ये W बराबर है, अब यहां पे लिख सकते हैं आप एक के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा W बराबर, ये हो जाएगा आपका A1 B1 और ये आपका हो जाएगा रो इंटू G, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि प्रति सेकंड की बात आएगी तो T बराबर क्या होगा, T बराबर 1 सेकंड होगा, T बराबर 1 सेकंड होगा। जब 1 सेकंड रखेंगे आप T के जगह तो आपका क्या हो जाएगा W बराबर A1 B1 रो इंटू G। अब ऐसे ही काट दो के लिए लीजिए, काट दो के लिए, तो काट दो के लिए तो W बराबर क्या होता है, काट दो के लिए जब लेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा A2 D2 और ये हो जाएगा रो इंटू G। और वैसे ही काट 3 के लिए जब लेंगे तो काट 3 के लिए जब लेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर A3 इंटू B3 और ये हो जाएगा रो इंटू G, क्या हो जाएगा रो इंटू G। अब काट 1 के लिए W बराबर A1 B1 इंटू रो G, काट 2 के लिए W बराबर A2 B2 इंटू रो G और काट 3 के लिए W बराबर A3 इंटू B3 इंटू रो G। अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि पाइप की प्रत्येक अंतस्थ काट पर, अब आप लिख सकते हैं ऊपर लिखते हैं, चलिए अब लिख सकते हैं क्योंकि पाइप की प्रत्येक अनुप्रस्थ, क्योंकि पाइप की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर, तो क्योंकि पाइप की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर काट में द्रव का भार समान होगा, क्योंकि पाइप की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर जो द्रव का भार होगा, द्रव का भार क्या होगा समान होगा, किसके अकॉर्डिंग, क्वांटिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग द्रव का जो भार होगा वो क्या होगा समान होगा। जब द्रव का भार समान होगा इसका मतलब काट एक काट दो और काट 3 पे क्या होगा W का मान क्या होगा समान होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह आप ये लिख सकते हैं जब द्रव का भार समान होगा
क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि A1 B1 इंटू रो जी बराबर आप लिख सकते हैं A2 B2 रो जी बराबर लिख सकते हैं A3 B3 रो जी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पे लिखा है क्योंकि पाइप की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर जो द्रव का भार होगा समान होगा, तो काट एक एक पर जो भार होगा वही भार काट दो दो पे होगा और वही भार काट 3 3 पर होगा। तो काट एक एक पर भार क्या था? A1 B1 इनटू रो जी, और काट दो दो पे भार क्या था? A2 B2 रो जी, और काट 3 पे क्या था? A3 B3 इनटू रो जी। तो वही इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने तीनों क्या कर दिया? आपस में बराबर कर दिया। तो अब आप लिख सकते हैं Q बराबर A भी होता है, Q बराबर क्या? Q क्या होगा? कांस्टेंट होगा यहाँ पे, Q क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और ये बराबर लिख सकते हैं आप ये बराबर लिख सकते हैं आप A1 B1 ये बराबर आप लिख सकते हैं क्या? A1 B1 इंटू रो जी बराबर A2 B2 बराबर A3, ये रो जी हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि ये भी रो जी ये सब बराबर तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर A3 B3, क्योंकि रो जी का यहाँ पे जो मान है वही मान ये भी होगा और वही मान ये भी होगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या? आपका A1 B1 और A2 B2, यहाँ पे क्या बचेगा? A3 B3। इस तरह से Q बराबर आपका क्या हो जाएगा? A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर A3 B3, और यही आपका क्या है? क्वांटिटेटिव इक्वेशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।